आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी 6 सेम फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स एंड एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट थर्ड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज इंक्लूड होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो वेव की तरह बिहेव करता है या पार्टिकल यानी कि फोटोन की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। तो कुछ फिनोमिना ऐसे थे जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को शो करते हैं। जबकि कुछ फिनोमिना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। तो जो क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो क्वांटम मैकेनिक्स के डिस्कवर होने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो अब हम स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। Photoelectric effect. When light wave of sufficient energy incident on metal, then electrons are ejected from its surface. This phenomena is known as photoelectric effect and the electron emitted are known as photoelectron. तो जब किसी मेटल सरफेस पर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। तो ये जो फिनोमिना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है और एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम नॉन मैटर और ग्लास के लिए भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें जो हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया। उसके बाद हॉलबॉश ने 1888 में इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और लास्ट में 1899 में लिनार्ड ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया। तो लिनार्ड के एपरेटस में एक एवेक्यूटेड ट्यूब थी जिसमें कि दो प्लेट सी और ए थी और एक वेरिंग पोटेंशियल सी और ए के बीच अप्लाई किया गया और जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको वोल्ट मीटर की हेल्प से और जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट थी उसको एमीटर की हेल्प से रीड किया गया। एक्सपेरिमेंटली जब प्लेट सी पर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो प्लेट सी से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं। इनिशियली प्लेट ए को प्लेट सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है। तो प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल पर होने की वजह से प्लेट सी से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर एसिलेट होना शुरू कर देते हैं जिससे कि सर्किट में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और एमीटर ए की हेल्प से हम उसको रीड कर सकते हैं। अब हम प्लेट ए को रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस पर रखते हैं। मतलब प्लेट ए को सी के रिस्पेक्ट में अब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। तो अब जो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन थे जो प्लेट ए की ओर एसिलेट हो रहे थे वो अब प्लेट ए से रिटार्ड होना शुरू कर देते हैं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड कर रही है जिनमें से फर्स्ट फैक्टर है द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सेकंड फैक्टर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, थर्ड फैक्टर है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड और फोर्थ फैक्टर है द नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो अभी जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब प्लेट सी पर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो प्लेट सी से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू कर देते हैं और जब हम प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस पर रखते हैं प्लेट सी के रिस्पेक्ट में तो एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर एसिलेट होना शुरू कर देते हैं और
सर्किट में फोटो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे हम प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे फोटो जो करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और एक टाइम पर जब हम प्लेट ए का पोटेंशियल प्लेट सी के रिस्पेक्ट में मोर पॉजिटिव रखते हैं, तो प्लेट सी से होने वाले सभी फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो फोटो करंट है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब चाहे हम प्लेट ए का पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दें, फोटो करंट इंक्रीज नहीं होती है, मतलब फोटो करंट अब सैचुरेट हो जाती है। अब यदि हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो सैचुरेशन करंट है वो भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो फोटो करंट है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या ये कहें कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं प्लेट सी से पर सेकंड, वो भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे फोटो करंट प्लेट सी और प्लेट ए के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हम सी पर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो सी से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और जब हम प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर एसिलेट होना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सर्किट में फोटो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम प्लेट ए का पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होती रहती है, और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल पर जब सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में फोटो करंट सैचुरेट हो जाती है। अब यदि हम पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू कितनी भी बढ़ा लें, जो फोटो करंट है वो सैचुरेट ही रहती है। अब यदि हम प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव रख दें, तो जो प्लेट ए की ओर एसिलेट होने वाले इलेक्ट्रॉन थे, अब वो प्लेट ए से रिटार्ड होना शुरू कर देते हैं। शुरू में जब प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में स्मॉल नेगेटिव वैल्यू पर रहता है, तो जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्ड होना शुरू कर देते हैं, जिससे कि फोटो करंट डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे जैसे हम इस प्लेट ए का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, और फास्टर इलेक्ट्रॉन भी अब प्लेट ए पर नहीं पहुंच पाते हैं और प्लेट ए से रिटार्ड होना शुरू कर देते हैं, जिससे कि फोटो करंट और डिक्रीज हो जाती है। और एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू जिस पर फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में जो फोटो करंट है वो 0 हो जाती है। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को जिस पर फोटो करंट 0 हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब यदि हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा भी दें, तभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। अब क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैंसिल्ड हो जाती है, तो इस वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी का भी मेजरमेंट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उससे इंडिपेंडेंट रहता है। इस ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लेट ए के पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे प्लेट ए का पोटेंशियल पॉजिटिव उसमें बढ़ाया जाता है, उस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती जाती है, और जब प्लेट ए पर सभी फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट हो जाती है। अब यदि हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें इंसिडेंट लाइट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर हम हायर इंटेंसिटी की लाइट यूज करें तो फिर से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। अब यदि हम प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव वैल्यू देते हैं, तो इनिशियली जब स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है तो समय थोड़ा करंट डिक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद और नेगेटिव बढ़ाने पर और डिक्रीज हो जाती है, और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल के लिए फोटो करंट 0 हो जाती है। तो उस वैल्यू
उस नेगेटिव पोटेंशियल को जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाती है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर यदि हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज भी कर दें तब भी फोटो करंट की वैल्यू जीरो रहती है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं जिस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होती है, तो यदि उस समय हम इंसिडेंट लाइट को किसी दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट से रिप्लेस कर दें तो सर्किट में फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये जो करंट है ये फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पहुंचने पर जीरो हो जाती है। लेकिन इस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है इलेक्ट्रॉन की, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। तो यदि हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जिसका मीनिंग है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। और इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट रिड्यूस होकर जीरो हो गई तो यदि हम हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट को रिप्लेस करते हैं तो फिर से करंट इंक्रीज होती है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और फिर से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस ग्राफ से ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं इंसिडेंट लाइट की, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच के ग्राफ को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है जिसको हम न्यू नॉट कहते हैं। और यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट की वैल्यू से अगर कम है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होता है। तब चाहे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो न्यू नॉट की इस वैल्यू को जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होता है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट एमिटिंग सरफेस के लिए डिफरेंट होती है। और यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट से ज़्यादा हो गई तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बिना किसी टाइम लैग के इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, तब चाहे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी पुअर क्यों ना हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के 5 लॉ मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पर सेकंड एमिट हो रहे हैं वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली वेरीज करते हैं, या फोटो करंट डायरेक्टली वेरीज करती है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर। सेकेंड लॉ है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है। थर्ड लॉ है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते रहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। द फोर्थ लॉ है द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू न्यू नॉट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तब तक पॉसिबल नहीं है यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू न्यू नॉट जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उससे जब कम रहती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिटिंग सरफेस, और इसकी वैल्यू डिफरेंट एमिटिंग सरफेस के लिए डिफरेंट होती है। लास्ट और फिफ्थ लॉ है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड almost instantaneously, however poor the intensity of the incident light, or there is no time lag between striking the photon and emission of electron.
यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हो गई तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है वो बहुत ही इंस्टेंटेनियसली होता है, तब चाहे इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो। और एक फोटोन के स्ट्राइक करने में और एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। मतलब अगर यदि एक फोटोन ने स्ट्राइक किया तो तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। तो अब हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो फिफ्थ लॉ हैं इनको हम क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 5 लॉ है उनको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट बीम होती है वो स्मॉल पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है जिनको कि हम फोटोन कहते हैं, और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अब यदि हम अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो मेटल सरफेस से तो जो लाइट है, क्योंकि लाइट फोटोन से मिलकर बनी हुई है, तो एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है और फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने में, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। तो यदि हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को यदि हम बढ़ा दें तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से वो उतने ही इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये यहाँ पर फर्स्ट लॉ हमारा प्रूफ हो गया। उसके बाद जो यदि हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो जब एनर्जी फोटॉन्स की इंक्रीज नहीं होगी तो जो इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अनचेंज्ड रहती है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये वाला लॉ भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद यदि हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की, और फोटोन की एनर्जी बढ़ने से इजेक्ट होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर लीनियरली इंक्रीज होती है। तो जो हमारा थर्ड लॉ है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। तो ये लॉ भी हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद जो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने, मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने में, जिसको कि हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और रेस्ट पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट कराने में यूज होती है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और यदि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इस वर्क फंक्शन की वैल्यू से यदि कम है तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। या हम ये कहें कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यदि उस वैल्यू से यदि कम है तो उस केस में भी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। तो ये जो वर्क फंक्शन है या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिफरेंट मेटल सरफेस के लिए डिफरेंट होती है। तो जो हमारा फोर्थ लॉ है कि द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू न्यू नॉट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एमिटिंग सरफेस। तो ये लॉ भी हमारा क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ लॉ है, तो जैसे हम
जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो बहुत ही इंस्टेंटेनियसली होता है। मतलब जैसे ही कोई फोटोन मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फोटोन के स्ट्राइक होने में और इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है। तो जो हमारा फिफ्थ लॉ है, the photoelectrons are emitted almost instantaneously, however poor the intensity of the incident light, or there is no time lag between the striking the photon and emission of electron. तो इस तरीके से क्वांटम थ्योरी से हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 लॉ है उनको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ये 5 लॉ थे उसको आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया। अब हम स्टडी करेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी जिसको कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा गया। और इस इक्वेशन की हेल्प से आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ थे उनको एक्सप्लेन किया और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला। तो जो क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लाइट बीम होती है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है जिनको कि हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है। अब जब कोई एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है और इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के द्वारा ली गई एनर्जी का कुछ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में और रिमेनिंग पार्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपीयर होता है। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कुछ डेप्थ से इजेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो ली गई एनर्जी है उसका कुछ पार्ट मेटल के एटम के साथ कोलिजन में लॉस हो जाता है और डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए जो इजेक्ट हो रहे हैं उनके लिए ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से जो इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पर हम उन फोटो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे जो मेटल सरफेस से बिल्कुल नजदीक से इजेक्ट होते हैं और इस वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आइंस्टीन की इक्वेशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं और दूसरा जो पार्ट है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू जो हो जाएगा E जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हम रख देंगे एच न्यू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। अब हमें पता है कि यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कहते हैं यदि उससे कम है तो उस केस में कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो फोटोन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगी। तो हम वर्क फंक्शन को W को एच न्यू नॉट के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ पर एच कॉमन लेके इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टीन ने इस इक्वेशन की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को एक्सप्लेन किया। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ को एक्सप्लेन किया। तो जैसे कि हमें क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है कि यदि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होते हैं। अब चूंकि जो ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसमें ये इक्वेशन नंबर ऑफ फोटोन से इंडिपेंडेंट है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है।
साथ ही जो इसकी फोटोन की एनर्जी भी है h न्यू, वो भी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है। Hence the number of electrons emitted per second will correspondingly increases, but their maximum kinetic energy will remain the same. Thus the law 1 and 2 are explained. तो इस तरीके से हमारा लॉ 1 और 2 एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद इस इक्वेशन से यदि हम देखें तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ लीनियरली डिपेंड कर रही है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे लीनियरली फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड लॉ है। उसके बाद यदि हम देखें इस इक्वेशन में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू यदि न्यू नॉट से की वैल्यू से यदि कम है तो जो राइट हैंड साइड वाला फैक्टर है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम न्यू नॉट कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यदि उससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोर्थ लॉ है। और लास्ट में यदि जब कोई फोटोन मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है तो इमीडिएटली वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंटेनियसली एस्केप हो जाता है। इस प्रोसेस में कोई भी टाइम लैग नहीं रहता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिफ्थ लॉ है। तो इस तरीके से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सभी लॉ को एक्सप्लेन किया।